गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 1 में उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाना, तो आज हम इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर सीखेंगे कि हाउ टू ऑर्गेनिक सबस्टांसेस आर रिप्रेजेंट, मतलब कि किस तरीके से ऑर्गेनिक सबस्टांस को रिप्रेजेंट करते हैं, किन किन तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले आइए हम लोग टॉपिक देते हैं क्या कि हाउ टू ऑर्गेनिक substance are represent। ओके मतलब कि ऑर्गेनिक सबस्टेंस को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है या बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि जब वो ऑर्गेनिक सबस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हें एक जो रेगुलर वे है उसमें रिप्रेजेंट करने नहीं आता है, उनको जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है वो बनाने नहीं आने के कारण बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं रिंग और चैन का जो उनको समझ नहीं आता है। ओके, तो आज हम उन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन, उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं इस लेक्चर के अंदर में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन सा फॉर्मूला है, वो कौन कौन सा वे है जिसके द्वारा कि ऑर्गेनिक सबस्टेंस को समझा जाता है, समझ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑर्गेनिक सबस्टेंस को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो 5 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जिसमें हम लोग पहला जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या जानेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब ऑर्गेनिक सबस्टेंस जो भी होंगे तो सबसे पहले हम लोगों को सीखना है, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको जानना है मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो आप 9th क्लास के अंदर इसके बारे में पढ़े होंगे, 9th और 10th दोनों में इसका बहुत ही यूज किए होंगे रिएक्शन के दौरान या काफ़ी कुछ के अंदर में कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, मॉलिक्यूलर मास ये है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे बनाते हैं, है ना। फिर भी हम एक नज़र उसके ऊपर डाल लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये डिफिनीशन क्या कहता है इसका, ये अपने आप को क्या बताना चाहता है कि हम कौन हैं। तो ये कहता है, क्या कहता है कि इट इज ए केमिकल सिंबल। क्या कहता है? इट इज ए केमिकल सिंबल ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड। मतलब क्या हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कि अगर कोई भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, कोई भी एक नेम दिया हुआ है, तो उस नेम से उसका जो हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो देंगे ही साथ उसके लेग के पास उसमें मौजूद जो नंबर होगी, जो संख्या होगी, अगर उसको हम लोग लिख देंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। एज ए एग्जाम्पल जैसे कि आपको हम देते हैं फर्स्ट में, ठीक है, मान लीजिए हम आपको दे दिए लिखने के लिए कि हाइड्रोजन सल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे। थोड़ा सा इनऑर्गेनिक है लेकिन इसको एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? एच। सल्फेट का सिंबल क्या होता है? SO4 2-। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? H2SO4। तो क्या हो गया? केमिकल सिंबल ऑफ एटम बाय नंबर, केमिकल सिंबल ऑफ एटम। तो ये एटम जो भी हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तो इनका हमने सिंबल लिखा। हाइड्रोजन दिया हुआ था लेकिन हमने क्या लिखा? हाइड्रोजन लिखा। सल्फर दिया हुआ था लेकिन हमने क्या लिखा? एस लिखा। ओके, तो सिंबल जब हम लोग यूज करेंगे और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे तो इसी को कहा जाता है क्या? केमिकल सिंबल ऑफ एटम। ओके, मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल और कंपाउंड के अंदर जो एटम होंगे उसका हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसकी जो उसके अंदर नंबर होगी, उसकी जो संख्या होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए सोडियम सल्फेट पूरा दिया हुआ है उसका, सोडियम सल्फेट, तो आप सोडियम सल्फेट नहीं लिखेंगे, क्या लिखते हैं? तो सोडियम का Na लिखते हैं।
सल्फेट का SO4 लिखते हैं तो क्या हो जाता है Na2SO4। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ हो। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिक सबस्टांस के अंदर भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी ऑर्गेनिक सबस्टांस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला का ही यूज करेंगे। जैसे हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, हालांकि ये तो इनऑर्गेनिक सबस्टांस है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। ओके, अब जो भी हम सीखेंगे फिलहाल ऑर्गेनिक सीख रहे हैं आगे की ओर। तो हम मान लो ले लेते हैं CH4, लेकिन इसका नाम क्या है याद कीजिए, फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताए हैं, और अगर नहीं देखा आपने तो फर्स्ट लेक्चर को देखिए। CH4 मीथेन, CH4 मीथेन, ठीक है। तो हमने मीथेन नहीं लिखा, उसका सिंबल लिखा, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। सेकंड नंबर C2H6, C2H6, ये इसका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है। किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो एथेन का। किसका एथेन का। ओके, थर्ड नंबर हम लोग ले लेते हैं C3H8, C3H8। तो C3H8 किसका है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, किसका है तो इसका नाम क्या है प्रोपेन। हमने बताया आपको इसका क्या नाम है मेथेन। ओके, इसका क्या नाम है एथेन, इसका क्या नाम है प्रोपेन। तो हमने इसका सिंबल लिया। ओके, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ओके, 4 नंबर मान लो हम ले लेते हैं ब्यूटेन, तो C4H कितना 10, इसका क्या नाम है ब्यूटेन। ओके, 5 नंबर C5H12, 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 इसका क्या नाम हो जाएगा पेंटेन। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। और भी कुछ, जैसे 6 नंबर में हम लोग ले सकते हैं इथाइल अल्कोहल, है ना, तो C2H5OH, इसी को एथेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे एथेनॉल। या तो हमने एथाइल अल्कोहल और एथेनॉल को नहीं लिखा, हमने लिखा C2H5OH। तो C2H5OH क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, किसका एथेनॉल का। ओके, और भी ले सकते हैं 6 नंबर में हम लोग ले लेंगे, 7 नंबर के अंदर ले सकते हैं, मान लो हम लोग ले लेते हैं एसिटिक एसिड, है ना, तो CH3COOH, है ना, एसिटिक एसिड। तब ये एसिटिक एसिड है, इसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने लिया CH3 क्या COOH। तो इस तरीके से लिया, तो इस तरीके से लिया, तो इसमें जो मौजूद जो भी एटम रहेगा उसको एक जगह करके लिखेंगे, तब वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। जैसे C है तो हम यहां लिख देंगे C, एक और C है तो हम लिख देंगे क्या C। तो 2 C लिखने से अच्छा है हम यहां लिख दें C2, क्या लिख दें C2। अच्छा, H यहां 3 है और यहां 1, तो क्या हो जाएगा 3 और 1 4, तो लिख देंगे C2H4, और O 2 है तो लिख देंगे O2, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, CH3COOH मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, ये इसका केवल फार्मूला है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होगा C2H4O2, क्योंकि जो कंपाउंड दिया गया है, जो भी सब्सटेंस दिया गया है, उस सब्सटेंस में मौजूद जो भी एटम है, उस एटम को एक जगह करके हम लोग को लिखना होता है, हम लोग लिखते हैं, तब वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ठीक इसी तरीके से C2H5OH जो है एथेनॉल, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा C2H, और ये 6 यहाँ हो जाएगा, 5 और 1 6 और O। अब जाकर के ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन के तैयार हो गया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब आगे की क्लासेस में, जब आगे बढ़ते बढ़ते आप आइसोमेरिज्म पे पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पे पहुंचेंगे, तब ऐसी स्थिति में आपको फंक्शनल आइसोमर के अंदर इसके बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो रहा है और किस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग निकालेंगे। कहीं भी जो भी दिया हुआ है, कहीं भी जो कुछ भी दिया हुआ है, उसके अंदर सारे आइटम को काउंट कर लें और काउंट करके एक जगह पे लिख दें। जैसे 1-2 और एग्जांपल हम देख सकते हैं। चलिए, इस ब्यूटेन को थोड़ा हम लोग ऊपर लिख देते हैं ऐसे, ब्यूटेन, और यहाँ 9, यहाँ 8 नंबर कर देते हैं। ओके, और हम यहाँ आपको देते हैं CH3OCH3, इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर, है ना। तो कितना कार्बन है तो 1 और 1 2, तो 2 कार्बन हम ऐसे लिख दिए। अब हाइड्रोजन कितना है तो 3 और 3
6, तो यहां हम लोग लिख देंगे H6 और कितना O है 1 O है, तो हम लोग 1 O ऐसे लिख देंगे, तो हो जाएगा C2H6O। क्या हो गया C2H6O। तो जब हम लोग सारे मॉलिक्यूल को एक जगह लिख देते हैं, सारे मॉलिक्यूल को काउंट करके एक जगह पे लिख देंगे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको क्या कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो ये ऑर्गेनिक सबस्टांस को इनऑर्गेनिक सबस्टांस को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका आपके पास आया, कौन सा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, अब इसके बाद जो दूसरा तरीका है हमारे पास रिप्रेजेंट करने का, सेकंड वे जो है वो ये है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो कि काफी ही इंपॉर्टेंट है इस ऑर्गेनिक सबस्टांस के लिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो भी चीजें ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो स्ट्रक्चर के बेस पे ही डिपेंड होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर किसका है और किस तरीके से किसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसके अंदर क्या कंसेप्ट आएगी। ओके, तो सेकंड जो है हमारे पास वो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिक सबस्टांस है उसका हम लोग किस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाएंगे, है ना। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहता है क्या है, कहता है कि इट इज ए लोकेशन ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन टू एटम इन ए मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर क्या कहता है कि हम क्या हैं, तो हम हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल और सबस्टांस के अंदर दिया हुआ जो एटम है, तो दो एटम के बीच में जो बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है, हम वही हैं। मतलब हम स्ट्रक्चर क्या हैं, तो दो एटम के बीच का बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करना है और बिल्कुल एक्सपेंड करके तो हम क्या हो जाएंगे, हम स्ट्रक्चर हो जाएंगे। जैसा कि हम पहले भी सिखा चुके हैं, लेकिन डिफिनीशन नहीं था उस टाइम, है ना, बाकी बहुत सारी चीजें नहीं थी। अभी फिलहाल सबका स्ट्रक्चर बारी बारी से थोड़ा इजी थोड़ा हार्ड, है ना, देख लेते हैं हम लोग। जैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपको सबसे पहले कहीं भी दिया जाएगा तो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाएगा और आपको सिंपल सा एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया गया CH4। बोला गया कि आप इसको स्ट्रक्चर बनाइए, आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनाने का कंसेप्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में दिया था, इस डिस्क्रिप्शन में, इस लेक्चर नंबर 2 के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप बिल्कुल देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा। तो सबसे पहले सेंटर एटम को चुनना, फिर बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना, इलेक्ट्रॉन डॉट दिखाना, इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले C लिख देंगे और इस तरीके से स्ट्रक्चर हमने बना दिया ना। फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया हो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप देखेंगे उसको। तो CH4 हमने स्ट्रक्चर बना दिया। तो दो एटम के बीच का जो बॉन्डिंग है, दो एटम के बीच का जो बॉन्डिंग का रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से, इसी को हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। लोकेट करना कि कहाँ होगा, लोकेशन ऑफ बॉन्डिंग, है ना, बॉन्ड को लोकेट करना ही स्ट्रक्चर है। तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। सेकंड, आपको दिया गया C2H6, तो C2H6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो कार्बन है, कार्बन से कार्बन के बीच में बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिए, 6 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन आप यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। ओके, तो C2H6 आपके सामने रेडी हो गया। 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड आता है, तो 4 बॉन्ड बना भी रखा है ना। तीसरा नंबर है आपके पास C3H8, तो 1 2 3 आप इस तरीके से 3 बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिए और इससे 3 हाइड्रोजन यहां लगाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहां लगा देंगे इस तरीके से। ओके, तो ये रेडी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 कार्बन, तो हम लोग स्ट्रक्चर बना दिए। 4 नंबर में आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन, और फॉर्मूला क्या होगा, C4H10, ब्यूटेन। तो 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन एटम यहाँ, 1 हाइड्रोजन एटम यहाँ, है ना, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे और आपके सामने एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। आपको क्या दिया हुआ था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले आपने क्या सीखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। अब क्या सीख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक सबस्टांस का सिंपल सा सबस्टांस था। चलिए, आपको दिया हुआ है, जैसे कि हमने पहले ही ऊपर में ही बताया है ऑलरेडी, उसी में से किसी को एक ले लेते हैं, जो क्या था, C2H4O2 था,
याद है, C2H4O2। तो इस तरीके का सर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे अगर दिया हुआ रहेगा तो देखिए C2H4O2 का कैसे बना देंगे। तो C2H4O2 है तो C2 तो 1 2 बना दिए, H4 तो H यहाँ एक दे दिए, एक H यहाँ दे दिए, एक H यहाँ दे दिए, सबसे पहले 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए। अब O2 है तो एक O अगर कहीं भी ये O2 दिखे, कहीं भी अगर O2 आपको दिखे तो सबसे पहले जो है लास्ट वाले कार्बन से एक आप O ऊपर की ओर ऐसे ऐड कर दें डबल बॉन्ड के साथ। ये स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, आप ध्यान से समझें। आपको कहीं भी अगर O2 दिखे तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले एक O ऊपर में दे दिया करेंगे, है ना। तो O एक ऊपर लगा दिए और एक O आगे लगा दिए, ठीक है, एक O आगे लगा दिए। अब काउंट कर लें तो 1 2 3 हाइड्रोजन, जबकि एक हाइड्रोजन हमारे पास और भी है। ओके, अब O2 तो एक O तो यहाँ लगा दिए और एक H यहाँ लगा देंगे इस ऑक्सीजन से, तो 4 हाइड्रोजन भी हो जाएगा। अब देखो ये 2 बॉन्ड बना लिया और 2 और 2 4 ये भी बना लिया और 1 2 3 4 ये भी बना लिया। तो इस तरीके से एक आपके सामने रेडी हो गया CH3COOH का स्ट्रक्चर। 5 नंबर एक था आपके पास शायद C2H6O था, है ना, एक फॉर्मूला आपके पास था C2H6O। तो आप कैसे बनाएंगे तो C आप इस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले CC और 6 है, क्या है 6, तो 6 है तो किस तरीके से बनाएंगे 1 हाइड्रोजन। आपको बोले थे कि अगर 2 4 5 7 जितना भी रहे सबसे पहले एक को कंप्लीट कर लो, तो एक को हमने कंप्लीट कर लिया इस तरीके से। अब हमारे पास कितना बचा 3 हाइड्रोजन और, चूंकि 3 हाइड्रोजन हमने दे दिया है तो 3 हाइड्रोजन। अब चूंकि एक O है, एक O है, हम 2 O रहेगा तब बोले थे कि एक सबसे पहले ऊपर लगा लेना डबल बॉन्ड से, लेकिन यहाँ एक है तो एक O है तो एक O को ऐसे रख दोगे और एक H यहाँ लगा लो, तो कितना हो गया 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और कार्बन अभी 2 बॉन्ड बना रखा है तो बाकी 2 जो हाइड्रोजन है वो कार्बन को दे दो तो वह स्टेबल हो जाएगा। इस तरीके से कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया CH3CH2OH, जो कि फॉर्मूला हो जाएगा C2H5OH का। तो यह स्ट्रक्चर रेडी हो गया। 6 नंबर मान लो आपको दिया हुआ है इस तरीके से C6H5। हम बड़ा थोड़ा करते हैं, लार्ज एक ही बार अचानक से थोड़ा कोई बड़ा कंपाउंड का बनाते हैं, हालांकि बनाते बनाते खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। मान लो C6H5 है ना, इस तरीके से दिया हुआ है तुमको OH, है ना, इस तरीके से OH, तो यहाँ मान लो 6 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये H जो है इसके पास आ जाएगा और C6H6O दिया हुआ है। तो अब कैसे बनाएंगे तो C6H6, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बना देंगे, है ना। ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है ये सारा कुछ हम लोग आगे के क्लास में सीखते हैं, आगे के कंसेप्ट में हम लोग देखते हैं। ये सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर बनाया इस तरीके से, ओके। और वो क्या कर रहा है C6, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, H6 तो हर जगह एक एक हाइड्रोजन दिखा देंगे इस तरीके से, है ना, यहाँ दिखा दिए। और 1O है तो 1O दिखा देंगे और एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे पास रेडी हो गया C6H6O, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5OH, लेकिन ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया हुआ रहेगा और स्ट्रक्चर बनाना रहेगा, ठीक है। और भी बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं जब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो उस तरीके से स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर हम लोग इस तरीके से ही बनाएंगे। जो भी दिया गया है सबसे पहले सारे सेंटर एटम को लिखिए, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट को बनाएं, फिर बॉन्ड को लोकेट करें। बॉन्ड को लोकेट करने के बाद जो भी सबस्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है उसको आप प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है ना वो हम लोग उसमें कार्बन के अंदर एडजस्ट कर देंगे और वो स्ट्रक्चर आपके सामने रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर को भी स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो फर्स्ट नंबर जो था हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था, सेकंड जो था वो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और थर्ड जो है जिसका नाम है कंडेंस फार्मूला। क्या है कंडेंस। और सारे जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल एक दूसरे तीसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने जाना तभी स्ट्रक्चर बना पाए। अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर जान गए, अब स्ट्रक्चर जाने हैं इसलिए ही आपसे कंडेंस फार्मूला भी बनेगा, है ना। थर्ड नंबर हम लोग देख लेते हैं कंडेंस। क्या कंडेंस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला। तो कंडेंस फार्मूला क्या होता है तो लिखेंगे इट इज ए डिसलोकेटिंग
of bond and represent in real form to number of atom attached with a carbon atom और सेंटर एटम। मतलब कि जो दिया हुआ आपके पास सबस्टेंस है, उस सबस्टेंस के अंदर जो ऑर्गेनिक सबस्टेंस है, उस ऑर्गेनिक सबस्टेंस के अंदर जो एक कार्बन है, जो भी सबस्टेंस है या जो एटम दिया गया है, उससे लगा हुआ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होगा, उसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना, और बॉन्ड को क्या कर देंगे, डिसलोकेट कर देंगे, बॉन्ड को एक बार खत्म कर देंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला किए, उसको स्ट्रक्चर में बॉन्ड दिखाए हैं हम लोग। अब इसमें क्या करेंगे, बॉन्ड को ही डिसलोकेट कर देंगे, बॉन्ड को खत्म कर देंगे, केवल एटम को रहने देंगे, केवल एटम को रहने देंगे। तो ऐसी स्थिति में वो खुद से क्या बन जाएगा, कंडेंस फार्मूला। जैसे एग्जाम्पल से सबसे पहले आपको दिया गया है कि आपको CH4 दिया गया है, ये क्या है, MF मान के चलते हैं। MF का मतलब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, ये क्या बना दिया हमने, स्ट्रक्चर। अब बोलेंगे कि इसका क्या बनाओ, कंडेंस बनाओ। तो कंडेंस में क्या करना है कि बॉन्ड को डिसलोकेट, मतलब बॉन्ड खत्म कर देना है, बॉन्ड क्या कर देना है, खत्म कर देना है। तो C लिख देंगे और बॉन्ड खत्म करोगे तो 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या बन गया, CH4। तो ये क्या बन गया, कंडेंस फार्मूला। और इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं CF, क्या लिख लेते हैं, CF। और ये क्या था, स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसलिए हम लोग लिख लेते हैं SF। मान के चलो इस तरीके से कि SF स्ट्रक्चरल फार्मूला, CF कंडेंस फार्मूला, MF मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, तो कहो कि सर MF और CF दोनों सेम है, हर बार सेम नहीं आता है। ओके, कंडेंस फार्मूला हम लोग ये लिख दिए। दूसरा नंबर मान लीजिए आपको दिया हुआ है C2H6, क्या दिया हुआ है, C2H6। तो C2H6 जो दिया हुआ है, आप इसका सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, देखिए आप, C ये स्ट्रक्चर बना दिया आपने। ठीक है, अब देखना है कि एक एटम से मैक्सिमम एटम कितना लगा हुआ है। तो कितना लगा हुआ है, तो एक एटम है C, बॉन्ड को डिसलोकेट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, CH3, और फिर क्या है, CH3। सेंटर एटम का बॉन्ड दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, है ना। यहां नहीं भी दोगे तो डॉट दोगे, और अगर मन करे तो बॉन्ड लगा भी सकते हो। जो साइड का एटम होता है उसके बॉन्ड को हम लोग डिसलोकेट करने का कोशिश करते हैं, बॉन्ड को, एटम को नहीं। एटम डिसलोकेट कर दोगे कोई और कंसेप्ट हो जाएगा, बॉन्ड को डिसलोकेट करना है। ओके, यहाँ पॉइंट भी इनटू भी दे सकते हो और बॉन्ड भी दे सकते हो, सेंटर एटम और सेंटर एटम के बीच में। तो ये हो गया तुम्हारा कंडेंस फार्मूला। ठीक है, थर्ड नंबर मान लीजिए आपको दिया हुआ है C3H8। अब C3H8 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो C, ये हाइड्रोजन आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब इस, चूंकि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं, अब स्ट्रक्चर से कैसे बनाओगे, तो स्ट्रक्चर से कैसे बनाना है, तो स्ट्रक्चर से बनाने के लिए 1C तो लिख दिए, 3 हाइड्रोजन यहां इससे कनेक्ट है तो CH3 लिख दिए, फिर है CH2 और फिर है CH3, तो हम लोग ऐसे कर दिए। ये क्या हो गया, कंडेंस फार्मूला CF, ये क्या है SF, और ये क्या हो गया MF मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। यहां भी लिख लेते हैं हम लोग MF, ये क्या हो गया SF, और ये हो गया CF, इस तरीके से। चलिए, तो हम लोग आ जाते हैं 4 नंबर पे, है ना, और कोई बड़ा देते हैं, जैसे हम पहले भी यूज किए हैं इसका C2H4O2, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है MF। अब इसका बोले कि स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो कैसे बनाओगे, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जानते हो C2, तो C2H4, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, है ना। O2 है, तो हमने क्या कहा था कि एक
O डबल बॉन्ड से ऊपर की ओर ऐसे सबसे पहले लगा दिया करो। अब एक OH यहाँ लगा दोगे तो बन गया। अब बोले इसका कि एक काम करो कि आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ कंडेंस फॉर्मूला में, तो क्या लिखोगे CH3 और ये क्या हो गया C और 2 O है तो 2 O और 1 H, तो CH3COOH। तो आप जो CH3COOH लिखते हैं बुक वगैरह के अंदर वो कौन सा फॉर्मूला है? कंडेंस फॉर्मूला। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि क्या लिखा हुआ रहता था? मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन ये बात नहीं है, वो कंडेंस फार्मूला लिखा हुआ। इस तरीके से हम लोग उसका फार्मूला लिख देंगे। कहीं भी एक एटम से जितना एटम लगा हुआ रहेगा उस एटम से लगे हुए एटम को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, उसी को कंडेंस फार्मूला बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला से कंडेंस फार्मूला, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ओके, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट जो है आपका वो है बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन का मतलब क्या होता है कि जो भी दिया हुआ सबस्टेंस है उस सबस्टेंस को हम लोग एक लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे, लीनियर लाइन में। तो अब जाहिर सी बात है लीनियर लाइन में कितनी कार्बन की संख्या होगी? चलिए देखते हैं। 4 नंबर आपके पास क्या है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर में बॉन्ड दिखाए थे और कंडेंस फार्मूला में बॉन्ड को गायब कर दिए थे, लेकिन अब बॉन्ड लाइन फार्मूला में एटम को भी गायब कर देंगे, डिसलोकेट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? इट इज ए डिसलोकेटिंग ऑफ बॉन्ड एंड एटम ऑफ सबस्टेंस ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, ऐसा हम लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर और भी एक चीजें हैं जो हमको जानना होगा। फर्स्ट में a starting point, corner and ending point is considered as a carbon, है ना। हम लोग उसको क्या मान के चलेंगे, क्या जानेंगे कि वो क्या है? कार्बन है। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में देखिए आप, तो आपको मान लीजिए CH4 दिया गया है, तो CH4 का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बाबू? इस तरीके से, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब इसका बॉन्ड लाइन बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? तो ये बॉन्ड को हटा देना है, बॉन्ड खत्म कर देना है, तो बॉन्ड को बिल्कुल हटा दो। अब कह रहा है एटम को भी हटा दो, सारे एटम को हटा दो और किसी एक चीज को मान लो। तो मान लो हम ऐसे पॉइंट दे दें, तो पॉइंट दे देंगे तो इसको कोई CH4 समझेगा? नहीं समझेगा। इसलिए CH4 का बॉन्ड लाइन हम लोग नहीं बनाते हैं। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? C2 से। ठीक है, इसका बॉन्ड लाइन हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड से, तो C2H6 है आपके पास और इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे CC, और यहां हम 3 हाइड्रोजन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अब बोलेंगे इसका बॉन्ड लाइन बनाओ, तो तुम एक लाइन बस ऐसे दे दो, तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो जाएगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा? स्टार्टिंग पॉइंट, ये बात ध्यान दीजिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो इसको हम लोग C मान लेंगे। हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आप हमेशा नहीं लिखेंगे, 1-2 की संख्या में हम आगे लिखेंगे, उसके बाद हम भी डिसलोकेट करना स्टार्ट कर देंगे। C लिख दिए। अब क्या कर रहा है? कॉर्नर, तो इसमें कॉर्नर कहीं दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। एंडिंग पॉइंट है ना, एंडिंग पॉइंट, तो लास्ट पॉइंट ये है। मतलब ये इस तरीके से अगर एक लाइन दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। ये बॉन्ड लाइन हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर मान लो आपको दिया हुआ है C3H8, तो अब इसका डायरेक्ट बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले अब क्या करेंगे कि एक पॉइंट ऐसे ले लेंगे, फिर इसको स्ट्रेट में जाएंगे, तो यहाँ दो कार्बन हो गया। अब एक यहाँ लेके आ जाएंगे, तो क्या हो गया? 3 कार्बन, तो ये बॉन्ड लाइन हो गया। आप अगर चाहें तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ।
रिप्रेजेंट करने का कोई भी तरीका आपका हो सकता है, ये दोनों एक ही चीज है। 1 2 3 स्टार्टिंग पॉइंट, कॉर्नर और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, कॉर्नर और एंडिंग पॉइंट। ओके, 4 नंबर है, मान लो C4H10, तो कैसे बनाओगे? तो एक पॉइंट यहां मान लोगे, एक पॉइंट यहां मान लोगे, एक पॉइंट यहां मान लोगे और एक पॉइंट यहां। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। थोड़ा इसको ऐसे कर दो तो इन नहीं दिखेगा, इन के जैसा लगेगा कि इन है। 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। C5 आपको कोई भी दिया हुआ रहे, किसी भी तरीके से दिया हुआ रहे, आप बॉन्ड लाइन जब भी बनाएंगे तो आप इस तरीके से बनाएंगे। चलिए इस बार हम क्या करते हैं, कोई बड़ा लेते हैं, जैसे C6H14 ले लेते हैं। आप कैसे बनाएंगे इसको? तो देखिए C6H14 का कैसे बनाएंगे? तो C6 है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो गया है ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया। यहाँ हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ कार्बन है 1, यहाँ 1 कार्बन है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि एक नीचे होगा और एक ऊपर। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, एक ऊपर और एक नीचे, क्योंकि एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड बना रहा है। जो भी कॉर्नर है उसको कार्बन मानते हैं, ठीक है। 6 नंबर में जो है वो हम तुमको एक दे रहे हैं, उससे तुमको बताना है कितना होगा इसके अंदर में। 1 2 3 4, बताओ कितना होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लिख देंगे C10H22, C10H22। तो कहीं भी आपको बॉन्ड लाइन बनाना हो तो आप बॉन्ड लाइन इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आपको बॉन्ड जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट को कार्बन मानना है, कॉर्नर को कार्बन मानना है और एंड पॉइंट को कार्बन मानना है। बिल्कुल सिंपल वे में इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले। 5th नंबर जो है वो है 3D रिप्रेजेंटेशन। 3D रिप्रेजेंटेशन मतलब कि सब्सटेंस को हम लोग 3D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सारे मॉलिक्यूलर जो भी सब्सटेंस हैं, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, उसको 3D में रिप्रेजेंट करना इजी नहीं है, सिंस बोर्ड का जो प्लेन है जिस पे आप पढ़ रहे हैं ये 2D का पिक्चर है। अब इस पे 3D का रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो केवल मान सकते हैं कि हाँ इस तरीके से ये दिख रहा है ना। तो हमने पहले भी रिप्रेजेंट किया है 3D रिप्रेजेंटेशन के अंदर, 3 डायमेंशनल फॉर्मूला है ना। पहला मॉलिक्यूलर, दूसरा स्ट्रक्चरल, तीसरा कंडेंस, चौथा बॉन्ड लाइन और पांचवा 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या होगा, तो इसमें रिप्रेजेंट करेंगे कि इट इज गिवन बाय द रियल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल है ना, जहां की वो रहता है उस मॉलिक्यूल में रियल स्ट्रक्चर उसका। तो जैसे C है, पहला एग्जांपल C, तो इस C के अंदर हम इस तरीके से एक बॉन्ड बनाएंगे है ना, इसको बोलते हैं सॉलिड ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है बॉन्ड या किला, खुट्टा भी इसका हिंदी होता है, लेकिन हम लोग यहां समझेंगे बॉन्ड है ना, मतलब सॉलिड। सॉलिड का मतलब है बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बॉन्ड रहेगा इस तरीके से, और ये एबव द सरफेस होगा। कहां होगा? एबव द सरफेस। तो लिख देंगे एबव द सरफेस इस तरीके से। और एक होगा डॉटेड ब्रिज है ना, इस तरीके से, इस तरीके से होगा डॉटेड ब्रिज, समझे। तो ये डॉटेड ब्रिज जो होगा ये होता है बिलो द सरफेस, मतलब सरफेस से नीचे, और एक बॉन्ड इधर रहेगा और एक बॉन्ड इधर रहेगा। ये होता है ऑन द सरफेस। कहाँ होगा? ऑन द सरफेस। तो इसका यूज कहाँ है?
तो इसका यूज जो है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन जो कि आइसोमेरिज्म के अंदर है उसमें इसका यूज होता है। सेकंड हम लोग ले लेते हैं एथेन का C2H6। तो C2H6 का कैसे बनाएंगे, तो एक बॉन्ड लाइन बनाया जाता है सबसे पहले, ठीक है, इस तरीके से, और इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं, समझे। तो ये दोनों जो है वो 3D रिप्रेजेंटेशन है एक दूसरे से, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे सबस्टांस हैं जिनका की रिप्रेजेंटेशन 2D पर तो पॉसिबल नहीं है, और जो भी है वो उसका स्ट्रक्चर जो है हम लोग डिफरेंट जो 3D स्ट्रक्चर है उसका बॉन्डिंग है, बॉन्ड एंगल है, वो सारा कुछ आगे के क्लासेस में देखते हैं। फिलहाल जो 3D का स्ट्रक्चर है वो फिलहाल आपके सामने यही है कि 3D रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरीके से करेंगे, और लैब के अंदर इसका बहुत सारा जो है ना वो पार्ट आता है जिससे कि हम लोग समझते हैं। उसमें इस तरीके से एक सेंटर में एक गोल बॉल लगा हुआ था, बॉल के अंदर बहुत सारे होल होते हैं, उस होल में एक एटम को ऊपर की ओर ऐसे लोकेट करते हैं, एक नीचे करते हैं ना, और फिर एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन। नीचे वाला जो तुम्हारा यही डॉटेड लाइन है और शेडेड लाइन ऊपर वाले को हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, और प्लेन पे दो ऐसे रहता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग 3D रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। सिंस ये 2D का है तो सारे मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, देखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन में कि क्या क्या होता है। फिलहाल इसके लिए 3 डायमेंशनल फॉर्मूला में यही, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आज मुख्य रूप से आपने इस 5 चीजों के बारे में पढ़ा इसके अंदर, जिसमें पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला दूसरा, और तीसरा क्या था, कंडेंस, फिर बॉन्ड लाइन और 3D रिप्रेजेंटेशन। तो ये पांचों पार्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब साथ ही साथ ये एक चीज और देख लेते हैं हम लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन। वो भी इसका रिप्रेजेंटेशन ही मान के चलिए, पार्ट है उसका, स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन। ब्रांच कार्बन कि हम लोग स्ट्रेट और ब्रांच कार्बन किसको कहेंगे। तो पहला हम लेके चलते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट कार्बन किसे कहेंगे, तो कहा जाता है कि ऑल कार्बन आर लाई इन ए लीनियर पाथ। लीनियर मतलब बिल्कुल सीधा हो, एंड नो एनी साइड एटम आर फाउंड। मतलब कि सारे कार्बन जो हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, और उसके आसपास में वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है वो कोई भी एटम नहीं हो, तो बिल्कुल उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेट कार्बन है, ठीक है। साइड ऊपर की ओर और नीचे की ओर कोई एटम नहीं होना चाहिए। तो जैसे एज एग्जांपल हम देते हैं आपको CH3 CH2 CH3, तो ये स्ट्रेट कार्बन है, बिल्कुल है स्ट्रेट। सेकंड हम दे देते हैं आपको CH3 CH2 CH3 CH3, क्या ये स्ट्रेट है, नहीं है, क्योंकि सेकेंड एटम से एक CH3 नीचे सस्पेंडेड है ना, तो क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा, ओके। थर्ड नंबर CH3 CH2 CH2 CH3, सारा फॉर्मूला जो यूज हो रहा है वो कौन सा है, कंडेंस फॉर्मूला। हमने कहा था कंडेंस फॉर्मूला का यूज भी करेंगे, कर रहे हैं। तो CH3 CH2 CH2 CH3, तो क्या ये स्ट्रेट है और ब्रांच है, क्या होगा, ये स्ट्रेट होगा या ब्रांच होगा। तो देखने से तो ब्रांच लग रहा है, क्योंकि एक नीचे सस्पेंडेड है, साइड एटम है। लेकिन आप याद रखें 1 2 3 4 और 5, कुछ सबस्टांस, कुछ ऑर्गेनिक सबस्टांस ऐसे भी होंगे जो दिखेंगे कि वो ब्रांच हैं, लेकिन वो ब्रांच होते नहीं हैं। ब्रांच होने के लिए जिस जगह पे आप लोकेट करते हैं, जिस जगह पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वहां ब्रांच है, तो उस कार्बन को देखिए और बताइए कि उस कार्बन के फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, बैकवर्ड पीछे की ओर क्या और कार्बन है। जब जिस जगह पे, मतलब यहां से CH3 लगा हुआ है तो इसके आगे भी कार्बन और पीछे भी कार्बन होना चाहिए, तब इसको हम लोग ब्रांच बोलेंगे, इस हिस्से को, इस पार्ट को। तो इसके पीछे कार्बन है पर आगे कार्बन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट ही हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट कार्बन। दिख रहा था कि क्या है, ब्रांच, लेकिन होगा क्या, स्ट्रेट कार्बन। ओके, तो स्ट्रेट कार्बन की ही कहानी होगी। वो लीनियर होगा तो स्ट्रेट ही होगा, ब्रांच जैसा दिखेगा, लेकिन जिस जगह से ब्रांच जैसा दिख रहा है उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड देखेंगे, अगर नहीं होगा कोई कार्बन आगे और पीछे में, तो हम लोग बिल्कुल उसको स्ट्रेट मान लेंगे। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीन शॉट लेंगे, ये स्ट्रेट कार्बन का। और सेकेंड कार्बन जो आपके पास है वो कौन सा है, ब्रांच कार्बन है। क्या हो गया सेकेंड में, ब्रांच कार्बन। कि ब्रांच कार्बन किसे कहेंगे, तो ब्रांच कार्बन जो होता है बाबू, इट इज रिप्रेजेंट when one substituent or methyl, one carbon atom is attached as a side atom, है ना। मतलब कि लीनियर जो कार्बन होंगे वहां साइड एटम के रूप में एक कार्बन अटैच्ड होंगे, है ना। एग्जाम्पल से CH3 CH CH3 CH3, ये स्ट्रेट होगा या ब्रांच होगा, ब्रांच दिख रहा है चूंकि यहां से ये लगा हुआ है, इसके आगे भी कार्बन है और पीछे भी कार्बन है। बी नंबर CH3 CH2 CH CH3, ये स्ट्रेट होगा ब्रांच होगा, ये स्ट्रेट में आएगा, ब्रांच नहीं है। ब्रांच क्यों नहीं है, क्योंकि इसके आगे कार्बन नहीं है। सी नंबर CH3 CH2 CH2 CH CH3 और लास्ट में CH3 लगा दे, ये स्ट्रेट होगा या ब्रांच होगा, बिल्कुल ब्रांच है चूंकि नीचे एक CH3 लगा हुआ है। डी नंबर में मान लो CH3 CH, ऊपर भी CH3 और नीचे भी CH3 लगा दे, और यहां CH2 CH3 लगा दे, ये स्ट्रेट होगा या ब्रांच होगा, बिल्कुल ब्रांच है, इसमें तो डबल ब्रांच है, ऊपर भी कार्बन और नीचे भी कार्बन है, तो ये ब्रांच हैं, बिल्कुल ब्रांच होंगे, ये भी ब्रांच हैं और ये भी ब्रांच हैं। ओके, तो आपने ये रहा आपका, आपके पास ब्रांच की कहानी, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आज जो मुख्य रूप से इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपने सीखा वो ये कि कितने टाइप के फॉर्मूला होते हैं और किस तरीके से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेट कार्बन क्या है और ब्रांच कार्बन क्या है। हालांकि ये जो भी कंसेप्ट है बिल्कुल ही बेसिक है, और सारे कंसेप्ट को आप अच्छे से मेमोराइज करें, बिल्कुल बारीक ढंग से उसको देखें। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में मात्र सुने हुए होते हैं और सुनने मात्र से ही हम उस चीज़ के बारे में कंफर्म कर देते हैं कि हाँ हम ये जानते हैं, और इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमें उसकी आवश्यकता होती है आगे के क्लासेस में, आज आगे के लाइफ में, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप हर चीज़ को बिल्कुल बारीक ढंग से सुने और उसका सारा चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझने का कोशिश करें, ताकि आगे की क्लासेस में, आपके आगे के लेक्चर में भी आपको काम दे, और हम जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर को भी लाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।